Hello everyone, welcome to iKitab. Let's start with the न्यूज़ पेपर एनालिसिस फॉर 21st जनवरी 2022. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि आज हमें कौन कौन से न्यूज़ को डिस्कस करना है. सबसे पहले विल टॉक अबाउट जो नीट के बारे में जो इशू चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसका फाइनल एक जजमेंट आ गया है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो ओबीसी को जो एक्स्ट्रा कोटा दिया गया है एआईक्यू के अंदर, जो ऑल इंडिया कोटा होता है उसके अंदर ओबीसी को एक अलग से कोटा दिया गया है, उसको अपहेल्ड किया है और एटलीस्ट इस बार के लिए उसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया गया है. तो पहली बार तो हम समझेंगे कि एक्जैक्टली एआईक्यू होता क्या है, ऑल इंडिया कोटा क्या होता है, एंड सेकंड फिर हम समझेंगे कि क्या ये जो पर्टिकुलर जो रिजर्वेशन है क्या वो एआईक्यू के अंदर होना चाहिए फिर नहीं होना चाहिए. देखिए ये वाला जो पहला जो हम आज बात करने वाले हैं ना, ये आपको मेंस के लिए बहुत अच्छे पॉइंट्स देगा कि रिजर्वेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों रिजर्वेशन स्टार्ट किया गया था. देखिए जैसा कि आप जानते हैं मेंस में जब भी आपको क्वेश्चन आता है तो उसके आगे कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि क्रिटिकली एनालाइज, एक्सप्लेन, इलस्ट्रेट, राइट. ये सब जो वर्ड्स होते हैं ना उसमें जो एक वर्ड होता है क्रिटिकली एनालाइज. जो क्रिटिकली एनालाइज होता है उसमें आपको हमेशा दोनों जो पार्ट्स है वो लिखने होते हैं, मतलब उसके प्रोज भी और कॉन्स भी, कि क्यों अच्छा है और क्यों अच्छा नहीं है. तो जब भी आपको रिजर्वेशन का कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका आपको जो भी प्रोज लिखने होंगे ना, क्या क्यों फायदा है रिजर्वेशन का, रिजर्वेशन क्यों होना चाहिए, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आपको आज के फर्स्ट टॉपिक के अंदर बहुत ही अच्छे पॉइंट मिल जाएंगे. ठीक है, तो आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को काफी अच्छे से समझ सकते हैं. ओके, सेकंड जो हम बात करेंगे वो ये बात करेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का एक रिसेंट रिपोर्ट आया है, एक रिसेंट डेटा आया है जिसके अंदर उन्होंने ये बोला है कि जो इंडिया के अंदर वैक्सीन कवरेज काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है, उसके कारण कोविड-19 की जो डेथ का जो नंबर है वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो गया है. तो हम इसके बारे में समझेंगे. थर्ड विल टॉक अबाउट कि असम और मेघालय जो है उन दोनों के बीच में एक बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है. ठीक है, तो कौन कौन से रीजन से जिसके ऊपर बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, एक्जैक्टली क्या प्रॉब्लम चल रही है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, हम इसको प्रॉपर्ली समझने की कोशिश करेंगे. एंड फाइनली विल टॉक अबाउट कि जो देखिए ये वाला जो हेल्थ मिनिस्ट्री का जो डेटा आया हुआ है उसी के अंदर उन्होंने एक रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बच्चों हैं जितने बच्चे हैं उनके लिए कोविड-19 के कुछ गाइडलाइंस चेंज किए गए हैं, मतलब बच्चों की केयरिंग किस तरीके से करनी है उसकी गाइडलाइंस को चेंज किया गया है. तो हम इन चारों टॉपिक को प्रॉपर्ली समझने की कोशिश करेंगे. लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू टॉक अबाउट. इट इज अबाउट सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली जो ओबीसी कोटा है नीट एडमिशन के अंदर उसको अपहेल्ड कर दिया है, मतलब उसको एक्सेप्ट कर लिया है. ठीक है, तो देखिए यहां पर पहली बात तो हम समझते हैं कॉन्टेक्स्ट क्या है. कॉन्टेक्स्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अपहेल्ड कर दिया है जो नीट एग्जाम होता है, यानी कि जो नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है. ये देखिए ये टाइप का मेडिकल टेस्ट है. ठीक है, और ये मेडिकल एग्जामिनेशन होता है. इसके अंदर क्या होता है, नीट के अंदर डिफरेंट टाइप के रिजर्वेशन मिलते हैं. ठीक है, तो कुछ रिजर्वेशन जो होता है उसमें ऑल इंडिया कोटा बोलते हैं. मैं आपको उसमें थोड़ा सा आपको प्रॉपर्ली समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक्जैक्टली क्या होता है. देखिए जो मेडिकल का एग्जामिनेशन होता है उसे कहते हैं नीट. ठीक है, अब नीट के दो एग्जामिनेशन होते हैं. पहली बात तो एक होता है यूजी लेवल पे, एक होता है पीजी लेवल पे. यूजी का मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट्स के लिए, पीजी का मतलब होता है जो आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है उसके बाद डॉक्टर्स बनने के लिए जो बेसिकली लाइसेंस मिलता है ना, वो इसी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के बाद मिलता है. दैट इज कॉल्ड एज पोस्ट ग्रेजुएशन का ये टाइप का एग्जाम होता है. ठीक है, दोनों ही एग्जाम जो है यहाँ पर नीट के अंदर होता है. अब ये एग्जाम कराता कौन है, वो कराता है एनटीए, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. ये आपको ध्यान रखना है. अब देखिए होता क्या है कि जो ये नीट है ना, अब देखिए ऑल्दो इसका एग्जाम कराता है सेंट्रल, मतलब जो सेंट्रल जो गवर्नमेंट के अंदर जो एनटीए है वो इसका एग्जामिनेशन कराती है, बट इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के अंदर जो सीट्स होती है ना वो स्टेट के पास होती है. बेसिकली इसमें जितने भी स्टेट के मेडिकल कॉलेजेस है उसके अंदर एडमिशन मिलती है, तो मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स जो है नीट की वो स्टेट के पास होती है. तो ऐसा बोला गया है कि हर एक जो स्टेट है वो 85% सीट जो है, 85% आपको ध्यान रखना है, वो स्टेट के पास रहेगी और 15% जो है वो ऑल इंडिया कोटा के अंदर रहेगी. अब समझ रहे हैं, मतलब हर एक मेडिकल कॉलेज में जितने भी मेडिकल कॉलेज है, भले वो बिहार में हो, भले वो पंजाब में हो, महाराष्ट्र में, कहीं पर भी हो, उस पर्टिकुलर कॉलेजेस के अंदर, उस पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेजेस के अंदर 85% सीट जो है वो स्टेट के पास रिजर्व रहेगी. मतलब स्टेट जो है अपने लोगों को, मतलब अपने खुद के स्टेट के बच्चों को उसके अंदर एडमिशन दे सकता है, बट 15% सीट जो है आपको हमेशा एआईक्यू के अंदर खाली रखना होता है. इसका मतलब क्या है, खाली इन द सेंस कि आपको सिर्फ उन्हीं बच्चों को इसमें एडमिशन देना होता है जो कि अच्छे मतलब मार्क्स लाते हैं. जैसे कि इसे बोलते हैं ऑल इंडिया कोटा. इसका मतलब क्या है, ऑल इंडिया कोटा का मतलब है इसके अंदर कोई भी रिजर्वेशन नहीं हो सकती है. मतलब इसमें इस 15% जो सीट्स होंगी उस पर सिर्फ वही बच्चे सेलेक्ट होंगे जो बेसिकली जो मेरिट में काफी अच्छे हैं, मतलब जो पढ़ने में काफी अच्छे हैं, जो अच्छे मार्क्स लेकर आगे बढ़ रहे हैं. अब इसका मतलब क्या है, क्यों ऐसा कर रहा है, मतलब क्यों ऐसा करने की मतलब क्यों जरूरत क्यों पड़ी. देखिए पॉइंट है कि मान लीजिए कि यूपी है. ठीक है, यूपी में मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर बहुत ही अच्छा मेडिकल कॉलेज है. अब उस मेडिकल कॉलेज में मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर बच्चा जो है वो पढ़ना चाहता है, मान लीजिए हरियाणा का बच्चा है, वो यूपी में आके पढ़ना चाहता है, बट जैसा हमें पता है कि 85% सीट जो है वो जो स्टेट के बच्चे हैं उनके लिए रिजर्व्ड है. तो ऑब्वियस सी बात है यूपी के जो भी बच्चे जाएंगे उनके लिए तो सीट्स रिजर्व्ड होंगे 85%. जो ये बच्चे हरियाणा का वो डायरेक्टली जाकर इसके अंदर एडमिशन नहीं ले सकता है अगर इसके अंदर कोई भी अच्छा कॉलेज है, और इस बच्चे को इसी अगर कॉलेज के अंदर पढ़ने का मन है तो वहां पर एडमिशन नहीं ले सकता है, बिकॉज सीट्स यहां पर रिजर्व्ड है. इसीलिए क्या हुआ है, सीट्स को यहां पर 15% सीट यहां पर ऑल इंडिया कोटा के अंदर रखी गई है. मतलब अगर ये बच्चा जो है, ये पर्टिकुलर पर्सन जो हरियाणा का है, वो अगर अच्छे नंबर लाता है, काफी ज्यादा अच्छे नंबर लाता है, तो इस 15% सीट्स के अंदर क्या होगा, वो डायरेक्टली इस पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकता है, बिकॉज हर एक गवर्नमेंट कॉलेज को अपने मतलब कॉलेज के अंदर 15% सीट को खाली
लिखना होता है ऑल इंडिया कोटा के अंदर, ठीक है। और उस ऑल इंडिया कोटा को सिर्फ आप मेरिट के थ्रू ही भर सकते हो, उसके अंदर कोई भी रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए, ऐसा पहले का रूल था, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए कि एक्जैक्टली ऑल इंडिया कोटा क्या है। ऑल इंडिया कोटा बेसिकली आप सिंपल शब्दों में समझिए कि हर एक, देखिए ज्यादातर जो सीट्स है वो स्टेट्स के पास है, तो कुछ सीट्स यहां पर रखी गई है ऑल इंडिया कोटा के लिए, जिसके अंदर जो बच्चे जाएंगे सिर्फ मेरिट के ऊपर जा सकते हैं। इसमें किसी भी टाइप का रेसिडेंस का या फिर कोई और तरीका यहां पे रिजर्वेशन यूज नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देखिए जैसा हमने बात किया, एग्जाम जो अंडर ग्रेजुएट के लिए भी होता है और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, यानी कि यूजी और पीजी दोनों के लिए होता है, और मेडिकल कोर्सेज और डेंटल कोर्सेज के लिए नीट एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। बट देखिए ये सब बातें एक साइड में। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला दैट द रिजर्वेशन इज नॉट एट ऑड्स विद द मेरिट। इसका मतलब क्या है कि ऑल इंडिया कोटा के अंदर जो ओबीसी का जो रिजर्वेशन था उसको अलाउ कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है, अभी तक बोला गया था कि जो ऑल इंडिया कोटा है इसके अंदर कोई भी रिजर्वेशन नहीं होगा, बट क्या होता है 2006 के आसपास में इसके अंदर कुछ चेंजेस किए जाते हैं और बोला जाता है कि इसके अंदर हम ओबीसी को भी कुछ रिजर्वेशन देंगे, और इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर बात आती है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिसेंटली अपील कर दिया है कि ये पर्टिकुलर जो रिजर्वेशन है कि आप दे सकते हो। अब यहां से देखिए, यहां से हम जो भी चीजें डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में ना, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने आपको बताया कि रिजर्वेशन क्यों होना चाहिए, उसके बेनिफिट्स क्या क्या है, प्रोस क्या क्या है, वो हम इसको प्रॉपर्ली डिस्कस करने की कोशिश करते हैं सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज में, ठीक है। तो जो भी चीजें हैं वो आप बहुत ही ऑथेंटिकेटेड डेटा के साथ हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ये सारा का सारा जो चीजें हैं ये सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस है उन्होंने खुद बोला है, ठीक है। देखिए अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जो जज है वो बोलते हैं कि जो ओपन एग्जामिनेशन होते हैं वो एक टाइप की इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो डिफरेंट बैकग्राउंड के बच्चे जो कैंडिडेट्स हैं वो एक साथ आके एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए ओपन एग्जामिनेशन एक टाइप की अपॉर्चुनिटी देते हैं एग्जाम देने की, ठीक है, लेकिन जो रिजर्वेशन होता है ना वो ये इंश्योर करता है कि जितनी भी अपॉर्चुनिटीज है वो प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं, ठीक है। इस तरीके से कि जो बच्चे जो ऑलरेडी फॉरवर्ड क्लासेस के थे, जो मतलब जनरल क्लासेस के थे, जो ऑलरेडी अच्छी इनकम की फैमिली के साथ थे, उनको तो चलो पहले से ही आपको बहुत सारी डिफरेंट चीजें मिल जाती हैं, बट ऐसे बच्चे जो कि बैकवर्ड क्लासेस थे ना, उनको भी यहां पर एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए यहां पर ये रिजर्वेशन हेल्प करता है। तो यहां पर देखिए फर्स्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ओपन एग्जामिनेशन ऑल्दो एक इक्वल मतलब एक टाइप का लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, बट उसके अंदर जो रिजर्वेशन है वो ये इंश्योर करता है कि जो बैकवर्ड क्लास के बच्चे हैं उनको भी यहां पर प्रॉपर रिजर्वेशन मिले, ठीक है। अब देखिए सेकंड चीज यहां पर सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि मेरिट को यहां पर कभी कभी डेमोक्रेटाइज करने के लिए रिजर्वेशन जरूरी हो जाता है। इसको हम समझते हैं फिर से, मेरिट को डेमोक्रेटाइज करने का मतलब क्या है। देखिए मेरिट का मतलब क्या है कि एक ऐसा बच्चा जो कि काफी ज्यादा मतलब अच्छा है, ठीक है, मतलब उसके मार्क्स अच्छे हैं, उसको वो बेसिकली पढ़ने में अच्छा है, बट द पॉइंट इज कि क्या मेरिट यहां पर सिर्फ मार्क्स पे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि एक पर्टिकुलर पर्सन के मार्क्स बहुत अच्छे हैं इसलिए वो मेरिट में काफी ज्यादा है। हमने यहां पर बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हुए हैं जहां पर फ्रॉड केसेस के अंदर यहां पर मार्क्स को वो लाया गया है, ठीक है, मार्क्स लिए गए, तो क्या वो पर्सन मेरिट के ऊपर हुआ? नहीं हुआ, राइट। तो इस चीज को समझिए, यहां पर मेरिट को डेमोक्रेटाइज करने का सीधा सा मतलब है कि मेरिट तो होना चाहिए बट सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे नहीं, डिफरेंट चीजों के बेसिस पे, सिर्फ उस पर्सन को जितने प्रिविलेज मिले हुए हैं बचपन से उसके बेसिस पे नहीं, बट जिस डिसएडवांटेज से वो पर्सन उठ के ऊपर उठा है उसके बेसिस पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपको ये चीजें अभी समझ ना आ रही हो, बट अभी हम एक दो स्लाइड्स आगे जाएंगे तो आपको बहुत ही क्लियरली ये सब चीजें समझ आएंगे। देखिए अब क्या होता है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये सब चीजें बोल दी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है, अब देखिए जो एक ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है ना वो एक टाइप की फॉर्मल इक्वालिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन जो इनइक्वालिटीज ऑलरेडी समाज के अंदर फैली हुई है क्या उसे कंप्लीट करने में, क्या उसे खत्म करने में ये ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम हेल्प करता है क्या? मैं आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन देता हूँ यूपीएससी एग्जामिनेशन का, ठीक है। हमारा यूपीएससी देख लीजिए। अब हमारा जब भी यूपीएससी एग्जामिनेशन होता है तो इस यूपीएससी एग्जामिनेशन में एक रिजर्वेशन है डिफरेंट क्लासेस के लिए, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस सबके लिए रिजर्वेशन है, राइट। अब अगर आप ध्यान से सोचेंगे, एक ऐसा मान लीजिए कि एक ऐसा पर्सन है जो कि एक वेल ऑफ फैमिली का है, मान लीजिए कि वो एक आईएएस या फिर आईपीएस, उसके पेरेंट्स आईपीएस या फिर आईएएस है, ठीक है, मतलब वो एक वेल ऑफ फैमिली का है, उसको अच्छी गाइडेंस बचपन से मिली हुई है, उसको अच्छा एनवायरमेंट मिला हुआ है, उसको अच्छे मटेरियल्स मिले हुए हैं, उसको अच्छा एक टाइप का मॉरल सपोर्ट मिला हुआ है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिला हुआ है, सब कुछ मिला हुआ है। सेकंड बच्चा समझते हैं, सेकंड बच्चा मान लीजिए एक पुअर पर्सन है, जस्ट सपोज कि एक पुअर मतलब फैमिली से आता है, एक पुअर बैकग्राउंड से आता है, तो क्या उसे प्रॉपर फाइनेंशियल मिलेगा? नहीं। क्या उसे प्रॉपर मॉरल सपोर्ट मिलेगा? नहीं। क्या उसे प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा? नहीं। तो देखिए यहां पर हमने एक ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तो दे दिया, हमने एक ओपन एग्जाम दिया जहां पर एक ऐसा पर्सन जो कि जनरल क्लास का है वो भी इसमें एग्जामिनेशन दे सकता है, और एक एससी का और या एसटी का बच्चा है वो भी इसके अंदर एग्जामिनेशन दे सकता है, बट क्या दोनों को यहां पर इक्वल अपॉर्चुनिटी एग्जाम से पहले मिल रही थी क्या? नहीं ना। दैट इज द क्वेश्चन। यहां पर ये सुप्रीम कोर्ट बोलना चाहता है कि एग्जामिनेशन तो चलो ठीक है, एग्जाम के अंदर आप सबको अलाउ कर रहे हो कि आप आके एग्जाम दो, बट एग्जाम से पहले का अगर आप देखोगे तो उससे पहले जो इनइक्वालिटीज है ना उसके अंदर हम अभी भी उनको प्रॉपर उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर तक उठा के ला नहीं पाए हैं। अभी भी रिजर्वेशन इसलिए जरूरी है बिकॉज बहुत सारे बैकवर्ड क्लासेस के लोग ऐसे हैं जो कि इस पर्टिकुलर चीज को प्रॉपरली यूज नहीं करते, राइट। अगर आप डिफरेंट चीजों के बारे में समझोगे, यहां पर
एक ऐसा बच्चा देखिए जो ऑलरेडी फॉरवर्ड क्लासेस का है, उसको समझते हैं कि क्या क्या मिल रहा है। एक बच्चा जिसको ऑलरेडी काफी मतलब बचपन से काफी चीजें उसको मिली हुई है, अगर उसको समझिए, देखिए उसको एक क्वालिटी स्कूलिंग मिली हुई है सबसे पहले तो। सेकंड, अच्छे उसको ट्यूटर्स मिले हुए, अच्छे टीचर्स मिले हुए हैं। थर्ड, अच्छी कोचिंग मिलती है, अच्छे ट्यूशंस मिलते हैं। इन सब के अलावा एक अच्छा सोशल नेटवर्क मिलता है। ध्यान से सोचिए, एक ऐसा बच्चा मान लीजिए जिसके पेरेंट्स जो है एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, या फिर एक आईएएस, मतलब वो उसके पेरेंट्स खुद ही है फिर आईएएस या फिर आईपीएस है। सोचिए उनको कितना अच्छा मतलब घर के अंदर ही कितना अच्छा सोशल नेटवर्क मिला होगा, कितना अच्छा कल्चरल कैपिटल मिला होगा। इसका मतलब क्या है, बचपन से ही इंग्लिश, ठीक है, या फिर इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश हो गया, इंग्लिश को समझना, इंग्लिश को पढ़ना, जो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स है बचपन से ही वो कहीं ना कहीं मतलब ना चाहते हुए भी ऑटोमेटिकली उसके अंदर वो बिल्डअप हो रही है। उसका जो एक्सेंट है वो बचपन से ही काफी ज्यादा अच्छा हो रहा है। उसको बुक्स पढ़ने का शौक हो सकता है, उसको डिफरेंट एकेडमिक मतलब बहुत सारी चीजें उसको मिलेंगी बिकॉज वो अच्छे स्कूल्स के अंदर पढ़ रहा है, राइट। देखिए ये सब चीजें ऐसी होती हैं जो एक बच्चा अपनी फैमिली से इनहेरिट करता है। तो जो एक ऐसा बच्चा है जो कि एक अच्छी फैमिली का है, जो एक वेल ऑफ फैमिली का है, उसको तो ये सब चीजें मिल जाएंगी। बट जो एक बैकवर्ड क्लास की फैमिली का है, जो बैकवर्ड एक टाइप के पुअर फैमिली का है, उसको ये सब चीजें नहीं मिलती है। आपको लगता है कि उसको एक अच्छे स्कूल मिलेंगे ही मिलेंगे? क्या गारंटी है कि एक गरीब पर्सन को एक अच्छी क्वालिटी स्कूलिंग मिलेगी? नहीं। क्या उसको अच्छे टीचर्स मिलेंगे? नहीं। क्या उसको प्रॉपर कोचिंग या फिर ट्यूशन मिलेगा? नहीं। क्या उसको अच्छा सोशल नेटवर्क मिलेगा? जी बिल्कुल नहीं। क्या उसको एक प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स बचपन से मिलना स्टार्ट हो जाएगा? चांस मतलब ज्यादातर चांसेस यही है कि नहीं। क्या उसका एक्सेंट बहुत ही अच्छा होगा? अगर आप देखिए, अगर आप बिहार यूपी का अगर आप पार्ट देखेंगे तो आज भी बच्चों का जो एक्सेंट है वो आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो जो दिल्ली या फिर जो मुंबई या फिर जो बैंगलोर के बच्चे हैं उनके बराबर नहीं आ पाता, राइट। वो एक्सेंट जो है ना वो एक टाइप का कल्चरल सिग्निफिकेंस शो करता है, और वो एक्सेंट कहीं ना कहीं उनके लिए आगे जाकर बैरियर की तरफ मतलब एक टाइप का बैरियर कॉज करना स्टार्ट करता है। क्या बचपन से उनको प्रॉपर बुक्स मिलेंगे? बिल्कुल नहीं। क्या उनके एकेडमिक मतलब जो बहुत सारे अचीवमेंट्स वगैरह होंगे? चांसेस है कि नहीं होंगे। तो आई होप आप मतलब अभी आप यहां पर प्रॉपर्ली समझ रहे होंगे कि एग्जैक्टली किस टाइप की इनइक्वालिटी की बात की जा रही है। एक ऐसा बच्चा जो कि अच्छी फैमिली का है उसको ये सब चीजें बचपन से ही मिलती है, बट एक ऐसा फैमिली बच्चा जो पुअर फैमिली का है वो इन सब चीजों से कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाता है, ठीक है। इसे कहते हैं कल्चरल कैपिटल। इसके अंदर आती है डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट एजुकेशन, डिफरेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, इन सबको बोलते हैं कल्चरल कैपिटल। देखिए अगर किसी एक बच्चे को कल्चरल कैपिटल बचपन से मिलता है ना, इसका मतलब होता है कि ये इंश्योर होता है कि एक बच्चा जो है, चाइल्ड जो है मतलब फ्रॉम द फॉरवर्ड क्लास, एक ऐसा बच्चा जो कि अच्छी फैमिली का है, ही इज ट्रेन्ड अनकॉन्शियसली। वो ना चाहते हुए भी उसकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली अच्छी होती है। अभी के टाइम में आप एक ऐसी फैमिली में जाइए जो कि एक अच्छी फैमिली है, अच्छी खासी मतलब इनकम वाली फैमिली है, उसके अगर आप बच्चे देखेंगे जो 1 या 2 साल के हैं, वो अभी से इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। उनकी फैमिली एनवायरनमेंट इतनी अच्छी है कि उनको पॉजिटिव एक वाइब्स मिलते हैं आसपास में, उनको हायर एजुकेशन के लिए अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिलती है, ठीक है। हर चीज उनको बेटर तरीके से मिलती है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे बच्चे के पास जाएंगे जो कि पुअर फैमिली का है, जो कि डिसएडवांटेज सेक्शन का है, तो आप देखेंगे वहां पर जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं सोशली बैकवर्ड रह जाते हैं। देखिए सिर्फ एजुकेशनल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सोशली की बात कर रहे हैं। जो सोशल मतलब इनको मिल रहा है, जो सोशल सपोर्ट इनको मिल रहा है, वो सोशल सपोर्ट इनको नहीं मिल पाता है। अब देखिए पेरेंट्स जो होते हैं ना, कहा जाता है कि दे आर द फर्स्ट टीचर्स, राइट। एक मदर एंड एक फादर माना जाता है कि दे आर द फर्स्ट टीचर्स। एक बच्चा जो है स्कूल जाने से पहले अपने पापा और मम्मी से बहुत कुछ सीखता है। अब सोचिए अगर पापा और मम्मी अगर बचपन के टाइम में मतलब जो एक बच्चा अगर बचपन में है और उस टाइम जो उसके फादर मदर है वो इलिटरेट है, वो खुद अगर बहुत ज्यादा अच्छे से एजुकेटेड नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि वो अपने बच्चों को बहुत अच्छा एजुकेशन दे पाएंगे? नहीं। इससे क्या होता है, वो जो बच्चा होता है वो फर्स्ट जनरेशन एक टाइप का एजुकेशन मतलब लेने की कोशिश कर रहा होता है। मतलब उससे पहले वाली जितनी जनरेशन है वो लोग नॉर्मली स्कूल्स नहीं जाते थे, वो लोग ज्यादा अच्छे से एजुकेटेड नहीं है। उसके कारण क्या होता है, फर्स्ट जनरेशन लर्नर बनने के कारण उसको वो प्रॉपर वो टाइप जो उसको ट्रांसमिशन होने चाहिए थे कुछ स्किल्स ना, वो स्किल्स उसको ट्रांसमिशन नहीं हो पाती है। एक अच्छे फैमिली का जो पर्सन होता है उसको ऑटोमेटिकली सब चीजें ऑटोमेटिकली ट्रांसमिट हो जाती है, बट एक पुअर जो पर्सन होता है उसमें कहीं ना कहीं चीज ट्रांसमिट नहीं हो पाती है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पर चीजें समझ आ रही होगी। तो यहाँ पर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि मैरिट जो है इट इज नॉट सोनली ऑफ वंस ओन मेकिंग। हम कहते हैं कि मैरिट होता है हार्डवर्क के बेसिस पे, कि सिर्फ अगर आप हार्डवर्क करोगे तो ऑटोमेटिकली आप मेरिटोरियस हो जाओगे, बट इट इज नॉट लाइक दैट। हमने जैसा देखा कि मैरिट कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली आपके अंदर डाली जाती है। आपका एक अच्छा फैमिली बैकग्राउंड जो है आपको एक अच्छी मैरिट की तरफ लेके जाता है, और आपका एक पुअर बैकग्राउंड कहीं ना कहीं आपको उन सब चीजों से पीछे जाके रख देता है। अब देखिए इसके आसपास बहुत सारी ऐसी स्टोरीज है, ऐसी आप इंसिडेंट्स हो सकते हो जहां पर फैमिली हो गया, स्कूलिंग हो गया, फॉर्च्यून, गिफ्ट ऑफ टैलेंट्स, ये सब मिलाकर एक पर्सन को एडवांस की तरफ लेके जाती है, एक पर्सन को एडवांसमेंट लाने में हेल्प करती है। सिर्फ उसकी हार्डवर्क या फिर सिर्फ उसका टैलेंट नहीं, डिफरेंट चीजें होती है, कंबाइन करती है, तब जाकर एक पर्सन जो है मेरिटोरियस या फिर नॉन मेरिटोरियस बनता है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स देखिए, ऐसे पॉइंट्स है जो कि आप डायरेक्टली रिजर्वेशन के प्रोज में लिख सकते हो कि क्यों रिजर्वेशन होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसलिए बोला जा रहा है कि कोई भी ऐसा बच्चा
जो कि पुअर बैकग्राउंड का है, उसको बचपन से अगर उतने अच्छे सपोर्ट नहीं मिला हुआ है, सोशल सपोर्ट नहीं मिला हुआ है, तो उसकी खुद की गलती नहीं है। दिस पर्टिकुलर थिंग इज नॉट हिज मतलब ऑफ हिज ओन मेकिंग। ये बैरियर्स उसने खुद से नहीं बनाए हैं, तो कहीं ना कहीं उस चीज की डिग्निटी को बचाने के लिए रिजर्वेशन को यहां पर होना जरूरी है, इसलिए रिजर्वेशन यहां पे प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ये भी बोलता है कि जो आइडिया ऑफ मेरिट है, यानी कि मेरिट का जो आइडिया है ना, कहीं ना कहीं इट रिक्वायर्स डीपर स्क्रूटनी, उसको प्रॉपर्ली चेक करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है देखिए, एक तरफ एग्जामिनेशन बहुत ही जरूरी है, एग्जामिनेशन बहुत ही कन्वीनियंट मेथड है ये चीज पता करने का कि एक पर्सन को जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मिल रही है उस चीज को वो प्रॉपर्ली यूज कर रहा है फिर नहीं कर रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि मार्क्स जो मार्क्स होते हैं, दे आर नॉट ऑलवेज द बेस्ट गॉज ऑफ इंडिविजुअल मेरिट। मार्क्स जरूरी नहीं है कि हर बार जो मार्क्स ये शो करना स्टार्ट कर दे कि एक बच्चा मेरिटोरियस है फिर नहीं है। कभी कभी मार्क्स जो है वो मेरिट को आपको शो नहीं कर सकते हैं। कभी कभी एक जो मतलब कहीं ना कहीं अगर आप सेकंड पहलू देखेंगे तो देखिए, एक हाई स्कोरिंग कैंडिडेट लेकिन आगे जाकर अपने अगर टैलेंट्स को सही से यूज नहीं करता है और कहीं ना कहीं समाज की भलाई नहीं करता है और उसको हार्म करना स्टार्ट करता है, तो क्या आप उसे मेरिटोरियस कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। ये स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट के जज का है, ठीक है, चीफ जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट के, उनका ये कहना है कि हाई स्कोरिंग कैंडिडेट अगर वो जाकर अच्छे काम नहीं करता आगे जाकर, तो उसे मेरिटोरियस नहीं बोल सकते हैं। इसके अलावा देखिए, एक ऐसा बच्चा जो कि एक बहुत ही पुअर बैकग्राउंड का है मान लीजिए, ठीक है, बट वो अपने फॉर्टिट्यूड से यानी कि अपने हार्डवर्क से, अपने रेजिलियंस के थ्रू वो खुद को अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। जो उसकी कंडीशन है, डेप्रिवेशन की कंडीशन है, मतलब काफी ज्यादा डाउन ट्रॉडन होने के बावजूद वो अपने आप को अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। दैट इज एक्चुअली अ पॉइंट ऑफ मतलब कितना उसका कैलिबर है, कितना उसका मेरिट है, ये प्रूव करता है। मतलब समझ रहे, एक पर्सन जो कि बहुत ही पुअर है, उसकी फैमिली बहुत ही गरीब है, लेकिन यहां से खुद की अपनी कंडीशन को अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, अपनी फैमिली को वापस ऑन ट्रैक लाने की कोशिश कर रहा है। अगर वो पर्सन वहां पर सक्सेसफुल हो रहा है, तो ये एक्चुअली उसकी मेरिट है। ये उसकी मेरिट मतलब सिर्फ मेरिट जो है वहां पर सिर्फ मार्क्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। मेरिट्स जो ये बेसिकली मेरिट्स है, कहीं ना कहीं उसके एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड होता है, उसके रेजिलियंस के ऊपर डिपेंड होता है, उसके हार्डवर्क के ऊपर डिपेंडेंट होता है। आई होप आपको ये चीजें प्रॉपर्ली समझ आ रही होगी। इसी पर्टिकुलर बेसिक पे, मतलब इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये बोला है कि जो सेंटर का ये काम है, सेंटर देखिए, इंडिया एक टाइप का वेलफेयर स्टेट है, राइट? इंडिया एक टाइप का वेलफेयर स्टेट है, इंडिया एक डेमोक्रेसी है, जहां पर मेन वो कौन होते हैं? सेंटर जो होता है वो हमेशा पीपल होते हैं, मतलब पीपल को सेंटर में रख के हमेशा लॉज बनाए जाते हैं। तो ये जो ऑल इंडिया कोटा का जो सीट्स को अंदर जो रिजर्वेशन दी गई है, ये एक्चुअली सेंटर का लॉ है, मतलब ये सेंटर का काम है। सेंटर इस चीज के पीछे नहीं हट सकती, बिकॉज ये टाइप का पॉलिसी डिसीजन है। ये पॉलिसी के डिसीजन का सीधा सा मतलब है कि वेलफेयर का डिसीजन है, लोगों को वेलफेयर देने के लिए चीज किया गया है, तो इसमें हम यहां पर रोक नहीं सकते हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को अपहेल्ड कर दिया। आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ गई कि एग्जैक्टली क्यों इसको मतलब इसको क्यों इंक्रीज किया गया, क्यों इसको अपहेल्ड किया गया। अब देखिए, ऑल इंडिया कोटा का कुछ फैक्चुअल डेटा देख लेते हैं। देखिए, ऑल इंडिया कोटा स्कीम जो है पहली बार 1986 के अंदर लॉन्च किया गया था, जहां पर कुछ सीट्स अगर स्टेट्स के अंदर ऑलरेडी हैं, तो कुछ सीट्स को यहां पर ऑल इंडिया कोटा के अंदर रखा गया था, ताकि उन पर्टिकुलर सीट्स के ऊपर कोई भी रिजर्वेशन यहां पर काम ना करे। बट 2007 में क्या होता है, यहां पर बोला जाता है कि ऑल इंडिया कोटा के अंदर भी कुछ ना कुछ रिजर्वेशन होनी चाहिए, ठीक है। 2007 के बाद ये रिजर्वेशन आनी स्टार्ट होती है, और इसका रैशनल पीछे का ये था कि कुछ जो बच्चे ऐसे हैं उनको देखिए, मेरिट के ऊपर आप लेके आ रहे हैं, दैट इज गुड, बट उस मेरिट के अंदर भी आपको कुछ ना कुछ जो पुअर सेक्शन के लोग हैं उसको भी आपको एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज देनी होंगी, ताकि वो खुद की मेरिट को शो कर सके, खुद की मेरिट को वहां पर कहीं ना कहीं सामने आकर अपने पॉइंट को प्रूव कर सके, ठीक है। इसलिए पार्लियामेंट में क्या किया था, 2006 के अंदर एक लॉ को पास किया गया था, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट, जिसके अंदर जो ऑल इंडिया कोटा होता है उसके अंदर देखिए, जो एससी थे उनको 15% का वो दिया गया, रिजर्वेशन दिया गया, जो एसटीज थे उनको 7.5% दिया गया, और जो ओबीसी थे उनको 27% दिया गया। तो आपको ये परसेंटेज वाइज याद रखना है कि एक्जैक्टली किसको कितना मिला था, ठीक है। एससी यहां पर 15%, एसटी यहां पर 7.5%, और जो ओबीसी है दैट इज अराउंड 27%। ना देखिए, एक चीज जो बहुत बड़ा मिसनॉमर है ना, जो यूपीएससी के बहुत सारे आपने लोगों को सुना होगा बोलते हुए कि यूपीएससी कभी भी फैक्चुअल डेटा नहीं पूछता है। देखिए, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। अगर आप पिछले 2 से 3 साल का प्रीलिम्स का पेपर उठा के देखेंगे ना, आपको यहां पर कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन हर साल मिलेंगे जो कि डायरेक्टली फैक्चुअल स्टेटमेंट्स होते हैं। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि फैक्चुअल में मतलब बेसिकली यूपीएससी कुछ भी पूछना स्टार्ट कर देगा कि इस बार की जीडीपी कितनी परसेंटेज इंक्रीज हुई है, ऐसा कभी नहीं पूछेगा। बट द पॉइंट इज कि आपको फैक्चुअल चीजें यहां पर छोड़नी नहीं है, ठीक है। और सेकंड चीज देखिए, फैक्ट्स का यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है मेंस में यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज एक अच्छा आंसर तभी बनता है ना जब आप उसके अंदर कुछ फैक्ट्स इंक्लूड करते हैं। सोचिए, अगर आप एआईक्यू के बारे में लिखेंगे, ऑल इंडिया कोटा के बारे में लिखेंगे, वहां पर आप रिजर्वेशन के बारे में लिखेंगे, बट वहां पर अगर आप मेंशन ही नहीं करेंगे एक्जैक्टली कि किसका कितना डेटा होता है, तो वहां पर वो किसी भी काम का नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहां पर जो छोटे छोटे डेटा है ना, जो इंपॉर्टेंट डेटा है, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको ये डेटा हमेशा ध्यान रखना है। तो ये था हमारा पहला टॉपिक। आई होप आपको पहला टॉपिक प्रॉपर्ली समझ आ गया हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड टॉपिक दैट वी हैव टू टॉक अबाउट। इट इज अबाउट कि जो कोविड-19 की जो डेथ्स हो रही हैं, उसमें वैक्सीन ने काफी अच्छा काम किया है, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की डेटा ने बोला है कि उसने हमारे डेथ को काफी ज्यादा रोक दिया है, ठीक है। तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बोला गया है कि इंडिया के अंदर जो कोविड-19 केसेस हैं वो ऑल्दो मतलब काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ डेल्टा वेरिएंट और ओमिक्रॉन वेरिएंट, दोनों इंडिया के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन मोर्टेलिटी हमारी काफी कम है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन जो है हमारा वैक्सीनेशन कवरेज जो है काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है, उसके कारण
मतलब हमारा जो डेथ परसेंटेज काफी ज्यादा डाउन हो गया। अब यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उसने ये भी बोला है कि हर एक पर्सन को कम से कम 2 डोज लेने चाहिए, बिकॉज अभी भी बहुत सारे लोग यानी कि 40% लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने सेकंड डोज अभी तक नहीं लिया है, और अराउंड 10% लोग ऐसे हैं अभी भी जिन्होंने फर्स्ट डोज अभी तक नहीं लिया है। तो उन्होंने ये बोला है कि देखिए, एक ऐसा पर्सन अगर कोई मतलब नहीं ले रहा है ना, अगर कोई कोविड का वैक्सीन नहीं ले रहा है, तो हो सकता है कि वो अपने खुद की इंडिविजुअल प्राइवेसी को बोल के सोच कर ये ऐसा चीज बोल रहा हो कि हाँ ठीक है उसे वैक्सीन नहीं लेनी, दैट इज कंप्लीटली फाइन। बट द पॉइंट इज कि एक पर्सन जो कि वैक्सीन नहीं ले रहा है ना, कहीं ना कहीं इन्फेक्शन को स्प्रेड करने में हेल्प कर रहा है, बिकॉज वो कैरियर की तरफ मतलब काम करेगा ना, कैरियर की तरह काम करेगा तो क्या होगा, उसके बॉडी के अंदर जो वायरस है वो डिफरेंट पर्सन की बॉडी के अंदर मतलब आ जाएंगे। और देखिए, जरूरी नहीं है कि अगर उसकी खुद की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है तो सामने वाले की इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग है, राइट। एक पर्सन मान लीजिए जो कि कैरियर है बट उसकी खुद की बॉडी के अंदर कोई सिम्टम्स नहीं है, मान लीजिए कि उसने किसी पर्सन को स्प्रेड कर दिया और सामने वाले को यहाँ पर सिवियरिटी इंक्रीज हो गई उसकी, तो फिर क्या होगा, राइट, प्रॉब्लम यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। तो इस चीज के लिए यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ने ये बोला है कि हर एक पर्सन को जल्दी से जल्दी दोनों डोजेस ऑफ वैक्सीन ले लेनी चाहिए, और ऐसे लोग जितने भी हैं जो कि फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं या फिर हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या फिर ऐसे लोग जो कि 60+ हैं और जिनको बूस्टर डोज मिलना है, उनको भी जल्दी जल्दी बूस्टर डोज ले लेना चाहिए। ठीक है, ये स्टेटमेंट आया। ओके, अब देखिए, पहली बार हेल्थ मिनिस्टर ने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया है कि जो अभी का टाइम जो है वो ऑलरेडी थर्ड वेव के अंदर हम एंटर कर चुके हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इंडिया इज ऑफिशियली इनटू द थर्ड वेव बिकॉज मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ने इस चीज को थर्ड वेव का नाम दे दिया है। ठीक है, और इसके अंदर बोला गया है कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, यूपी और दिल्ली, ये 6 स्टेट्स ऐसे हैं जिसके अंदर जो हमारा जो कोविड का जो केसेस है उसका सबसे ज्यादा यहाँ पे सर्जिंग हो रही है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ केसेस इन्हीं 6 स्टेट्स के अंदर है। बाकी जितने भी स्टेट्स है वहां पर कहीं ना कहीं स्टेट जो केसेस है वो काफी ज्यादा कम है, बट हमें इन 6 स्टेट्स के अंदर अभी भी काम करने की जरूरत है। देखिए, जो हमारे हेल्थ सेक्रेटरी है और उन्होंने यहाँ पर एक टाइप का डेटा दिया है, वहां पर उन्होंने कुछ मतलब पॉइंट्स को प्रूव करने की कोशिश की है कि किस तरीके से वैक्सीन काफी ज्यादा हेल्पफुल हुए। देखिए, उन्होंने डेटा दिया है अराउंड 6 महीने 7 महीने पहले का, अराउंड जो अप्रैल 30 ऑफ 2021 यानी कि पिछले साल अप्रैल के अंदर जो फाइनल जो डेटा आया था उसके अंदर पाया गया था कि अराउंड 3 लाख से ज्यादा न्यू केसेस थे, बट पॉइंट इज वहां पर 3000 डेथ्स हो रही थी। ठीक है, उस टाइम के आसपास में 3000 डेथ्स ऑलरेडी हो चुकी थी, और उस टाइम जो वैक्सीनेटेड पीपल का परसेंटेज था दैट वाज जस्ट 2%। आपको याद होगा जनवरी 2021 के अंदर वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ था, और अप्रैल का डेटा ये है यानी कि उस टाइम मतलब सिर्फ 3 महीनों के अंदर 2% लोगों को सिर्फ वैक्सीन दिया गया था। ठीक है, अब इस डेटा को कंपेयर कीजिए आप 2022 के जनवरी से, यानी कि जो रिसेंट डेटा है यानी कि कल का जो डेटा है उससे अगर कंपेयर किया जाए तो देखिए अराउंड जो नंबर ऑफ केसेस है वो अराउंड कहीं ना कहीं हमारे रिड्यूस हो गए। ठीक है, देखिए 3,86,000 था, अभी हमारा 3,17,000 है, बट द पॉइंट इज कि डेथ को ध्यान से देखिए, डेथ यहां पर 3000 के आसपास हुई थी, एंड अभी की जो डेथ हुई है दैट इज जस्ट 380, दैट्स ऑल। सो इसका मतलब क्या है, वैक्सीनेशन ने देखिए यहां पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी यहां पर जो डेथ के परसेंटेज को कहीं ना कहीं रोक दिया है। सिवियरिटी जो लोगों के अंदर बिल्कुल भी सिवियरिटी इंक्रीज नहीं होने दी है। इसका अगर आप परसेंटेज देखेंगे, देखिए उस टाइम वैक्सीनेशन का परसेंटेज 2% था, अभी वैक्सीनेशन का टोटल परसेंटेज 72% है। इसी चीज के कारण ये एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित हुआ है जहां पर जो नंबर ऑफ डेथ्स थी वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो गई है। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली वेरी गुड स्टेटमेंट। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। अब ये बहुत ही अच्छे तरीके से शो करता है कि वैक्सीन जो है उसने बहुत अच्छा हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया है, एक टाइप का कवरिंग प्रोवाइड किया है, जिससे कि डेथ यहां पर कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर काफी ज्यादा डिक्रीज हो गई है। मिनिस्ट्री ने यह भी बोला है दैट द मूव टू प्रोवाइड अ प्रिकॉशन डोज, जो भी प्रिकॉशन डोज चल रहा है उसका जो मतलब जो मूव हो रहा है दैट इज डूइंग क्वाइट वेल। जितने भी एडल्ट पॉपुलेशन है, मतलब 3 आपको याद होगा, 3 टोटल यहाँ पर पॉपुलेशन है। पहला है फ्रंटलाइन वर्कर्स, सेकंड है हेल्थ केयर वर्कर्स, एंड थर्ड है 60+ के ऐसे लोग जिनको मल्टीपल डिजीज है। इन तीनों को यहाँ पर प्रिकॉशन डोज दिया जा रहा है, और जो हेल्थ केयर वर्कर्स है उसमें से 63% को ऑलरेडी दिया जा चुका है, जितने फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनमें से 58% को ऑलरेडी दिया जा चुका है, और जितने भी एलिजिबल सीनियर सिटीजन है उसमें से अराउंड 40% लोगों को ऑलरेडी यहाँ पर कोविड का प्रिकॉशन डोज दिया जा चुका है। ठीक है, इसके अलावा जो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ने एक और यहाँ पे डेटा बताया है कि आपको याद होगा आईसीएमआर ने कुछ दिनों पहले एक टाइप का होम टेस्टिंग जो होती है उसको मतलब घर के अंदर कोविड को टेस्ट करने के एक वो मतलब रिलीज किया था। ठीक है, उसके यूसेज के अंदर काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है, मतलब राइज देखा गया है, जहां पर देखा गया कि पूरे 2021 में मिला करके सिर्फ 3000 जो किट्स थे उसको यूज किया गया था, बट अभी पिछले सिर्फ 20 दिनों के अंदर अराउंड 2 लाख से ज्यादा होम टेस्ट किए गए हैं। इसका मतलब क्या है, घरों के अंदर मतलब लोग ज्यादा विजिलेंट हो गए हैं, लोग ज्यादा यहाँ पर केयरफुल हो गए हैं, मतलब लोग अपने सिम्टम्स को प्रॉपर्ली चेक कर रहे हैं, प्रॉपर्ली रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी गुड। ठीक है, ये भी डेटा यहाँ पर बहुत अच्छा है, बहुत ही प्रॉमिसिंग है इंडिया के लिए स्पेशली। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो उन्होंने ये भी बोला है कि इंडिया का जो अगर आप डेटा देखेंगे तो इंडिया के पास टेस्टिंग मटेरियल काफी ज्यादा है, मतलब इंडिया के पास अच्छे खासे आरटीपीसीआर किट्स प्रेजेंट है। तो कभी भी अगर कोविड के केसेस अगर आगे जाकर इंक्रीज होते भी है तो हमारे पास टेस्टिंग की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी से काफी ज्यादा रोबस्ट हो चुकी है। ठीक है, तो ये एक्चुअली शो कर रहा है कि जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है वो धीरे धीरे अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए, एक और जो क्वेश्चन है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से पूछा जाता है वो है कि कितने बच्चे यहाँ पर अफेक्ट हो रहे हैं कोविड के कारण। ना देखिए, ये ऐसे डेटा है जो आपको कहीं ना कहीं हल्का फुल्का ध्यान रखना है, बिकॉज
बिकॉज ये डेटा आप डायरेक्टली मेंस मत देखिए, अभी का डेटा तो नहीं, ऑब्वियसली अभी का डेटा तो जनवरी का डेटा है, बट आपका मेंस अभी इस बार का मेंस अराउंड सितंबर के अंदर है। तो जैसे जैसे ये धीरे आगे बढ़ती है ना, वैसे वैसे आपको डेटा के साथ अपडेट होते रहना है, ठीक है। जैसे जैसे आप डेटा के साथ अपडेट होंगे, वो चीजों को आप डायरेक्टली यहाँ पर मेंस के अंदर डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं। अब देखिए डेटा ये है कि 2020 के आसपास में अगर हम बच्चों का देखेंगे तो अराउंड 10% बच्चे अफेक्टेड थे, मतलब उनको कोविड हुआ था, ठीक है। और लेकिन उसमें से सिर्फ 0.96% ही बच्चे ऐसे थे जो कि डेथ मतलब जिनकी हुई थी, ठीक है। तो दिस वाज द केस। लेकिन अगर आप अभी का देखेंगे 2021 का, तो अराउंड 11% जो बच्चे हैं वो कोविड से अफेक्टेड हुए हैं और अराउंड 0.70% जो है बच्चे उनकी डेथ हुई है। तो देखिए 2020 में 10% बच्चे अफेक्टेड थे, अभी 11% बच्चे अफेक्टेड है, तो स्लाइटली ज्यादा है, ठीक है, स्लाइटली ज्यादा आपको ध्यान रखना है। और अगर डेथ की बात करेंगे तो 0.96% था, वो रिड्यूस हो गया है, 0.7% आ गया है। इसमें भी कहीं ना कहीं आप वैक्सीनेशन का जो कवरेज जो इंक्रीज की गई है 15 से 18 तक के लिए, उसको भी कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा श्रेय देना चाहेंगे, ठीक है। इसके अलावा यह भी बोला गया है कि जितने भी एडल्ट पेशेंट्स हैं, यानी कि 18 से ऊपर वाले जितने पेशेंट्स हैं, उनके अंदर जो भी सिम्टम्स हो रहे हैं, अगर उनको कोविड हो भी रहा है ना, तो दैट इज वेरी कॉमन सिम्टम्स। इसका मतलब क्या है, ओमिक्रॉन यहां पर पूरी तरीके से माइल्ड है। ये अभी हम ऑलमोस्ट थर्ड महीने के अंदर है और अब हमें अभी हमें कहीं ना कहीं श्योर हो गया है कि ओमिक्रॉन जो है ज्यादा प्रॉब्लम्स कॉज नहीं कर रहा है, ठीक है। और फीवर कफ इरिटेशन इन थ्रोट ये जो बेसिक सिम्टम्स है बस यही हो रही है, वो भी सिर्फ 4 दिनों तक रह रही है और 5वें दिन ये पूरी की पूरी सिम्टम्स जो है कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से फिनिश हो जा रही है। इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ने यह भी बोला है कि जितने यूरोपियन कंट्रीज हैं उसके अंदर भी कहीं ना कहीं कोविड के केसेस जो है धीरे धीरे डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, और डिक्रीज हो रहे हैं। लेकिन अभी भी जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ केसेस है वो यूरोपियन कंट्रीज से आ रहे हैं। बट यहाँ पे एक अलार्मिंग फिगर ये है कि एशिया के अंदर जो केसेस है वो लगातार इंक्रीज हो रही है। देखिए अभी हमने बात की कि जो नंबर ऑफ डेथ्स है वो रिड्यूस हो रही है, बट आपको ध्यान रखना है केसेस जो है एशिया के अंदर काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है, स्पेशली जो साउथ एशिया वाला पार्ट है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब के पार्ट के अगर आप देखेंगे तो केसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। जहां पर देखा गया था कि पिछले साल मतलब अराउंड 1 महीने पहले 2021 के अंदर 7.9% जो केसेस थे वो एशिया के अंदर थे, बट अभी सिर्फ 1 महीने के अंदर इंक्रीज हो गया, ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स इंक्रीज हो गया है और इट हैज रीच्ड अराउंड 18.4%। मतलब टोटल जो ग्लोबल कवरेज है कोविड का, उसमें से 18% जो केसेस है वो सिर्फ एशिया के अंदर प्रेजेंट है। सो दिस इज वन ऑफ द एक ऐसा फिगर है जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं है। बाकी जितने भी फिगर्स हैं वो काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग फिगर्स आए हैं इस बार के डेटा के रिव्यू के अंदर, ठीक है। तो आई होप आपका इस पर्टिकुलर चीज को प्रॉपर्ली आपको समझ आ गया होगा। Now let's move on to the third topic that we have to talk about. It is now this is very important, ठीक है। ये असम और मेघालय के बॉर्डर डिस्प्यूट को शो करता है। ये कहीं ना कहीं आपके मैप पॉइंटिंग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जितने भी प्लेसेस न्यूज में है आपको वो प्लेसेस यहां पर पता होने चाहिए, बिकॉज ये इशू जो है काफी दिनों से लगातार चलता आ रहा है और ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, ठीक है। अब देखिए कॉन्टेक्स्ट ये है कि असम और मेघालय के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स जो हमारे अमित शाह हैं उनके साथ मिलते हैं और अपने बाउंड्री इशू को उन्होंने जो उनका डिस्प्यूटेड लैंड है उसके बारे में उन्होंने कुछ बातचीत की, ठीक है। अब देखिए असम और मेघालय को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मतलब मालूम चलेगा कि काफी लंबा बॉर्डर वो दोनों शेयर करते हैं। अराउंड 885 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर लोग शेयर करते हैं और उस बॉर्डर के अंदर अराउंड 12 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि डिस्प्यूटेड लैंड है असम और मेघालय के बीच में। देखिए ये कुछ प्लेसेस के नाम दिए हुए हैं। ये प्लेसेस आपको बस हल्का फुल्का ध्यान रखना है कि जो ये वाला पार्ट है जैसे गजांग रिजर्व फॉरेस्ट है, ठीक है, फिर लांगपी है और फिर बुकलापारा है, ठीक है, फिर ये देखिए दिशमुरा है। ये सब ऐसे इंपॉर्टेंट है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीजें हमेशा न्यूज में रहती है। रेताचिरा है, ठीक है, ये सब ऐसे प्लेसेस जो काफी ज्यादा न्यूज में रहती है। बाकी अगर आप छोड़ भी देंगे तो कोई बड़ी चीज नहीं है, पर गजांग रिजर्व फॉरेस्ट आपको ध्यान रखना है और देखिए दिशमुरा आपको ध्यान रखना है, बुकलापारा ध्यान रखना है, रेताचिरा ध्यान रखना है, खंडोली ध्यान रखना है, ठीक है। ये सब कुछ ऐसे प्लेसेस है जो कि आपको ध्यान रखना है। देखिए ये सब ऐसे क्वेश्चन है जहां पर यूपीएससी ऐसे ट्रिक्स खेलता है, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है और आपको मैच द फॉलोइंग के अंदर पूछ सकता है कि सिंपली कि ये पर्टिकुलर प्लेस किस मतलब स्टेट के बॉर्डर के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप देखिए इनमें से अगर सिंपली अगर आप इनको याद रखेंगे ना, मातामुर को आप याद रखेंगे, पिंगला काटा को याद रखेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं याद रहेगा कि असम और मेघालय के बीच के अंदर प्रेजेंट है। अब आपको ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में मेघालय कोई भी स्टेट नहीं हुआ करती थी। मेघालय जो था वो असम का ही पार्ट हुआ करता था। बट असम के अंदर क्या होता है, एक असम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है 1971 के अंदर। उसके तहत 1972 आपको देखिए ये वाला डेट याद रखिएगा, 1972 के अंदर मेघालय को यहां पर स्टेटहुड मिलती है। मेघालय को एक डिफरेंट स्टेट का, यहां पे एक अलग स्टेट का पूरी तरीके से वो मिल जाता है, ठीक है, रिकॉग्निशन मिल जाता है। अब दोनों स्टेट के बीच में अगर आप एक मेजर पॉइंट ऑफ वो देखेंगे, जो डिस्प्यूट है वो एक डिस्प्यूट है, दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रिक्ट ऑफ लांगपी। देखिए यहां पर हमने देखा था दिस पर्टिकुलर पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रिक्ट ऑफ लांगपी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ लांगपी आपको जरूरी ध्यान रखना है, इसको तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ लांगपी जो है ये वेस्ट गारो हिल्स के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। मैं आपको मैप के थ्रू शो करने की कोशिश करता हूं। देखिए दिस एंटायर थिंग दिस इज मेघालय, ठीक है, ये पूरा मेघालय है। अब इसके जस्ट ऊपर यहां पर असम प्रेजेंट है। अब असम और मेघालय की अगर आप बॉर्डर पे देखेंगे, यहां पर देखिए दिस पर्टिकुलर प्लेस, दिस बिल्कुल देखिए यहां पर और यहां पर दोनों के बॉर्डर प्रेजेंट है। दिस इज कॉल्ड एज लांगपी प्लेस है, जो कि वेस्ट खासी हिल्स है। वेस्ट खासी हिल्स जो यहां पर प्रेजेंट है, इस पूरे मतलब मेघालय के बिल्कुल सेंटर के अंदर प्रेजेंट है, इसी का एक पार्ट है, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि लांगपी कहां पर है, लांगपी वेस्ट गारो हिल्स यानी कि जो असम और मेघालय के बॉर्डर के अंदर प्रेजेंट है।
अब देखिए लांगथी को अगर आप देखेंगे तो हमारे जो इंडिपेंडेंस 1947 में मिला था हमें, उससे पहले जो लांगथी जो प्लेस था वो कामरूप डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था, और कामरूप डिस्ट्रिक्ट है वो असम के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, देखिए कामरूप डिस्ट्रिक्ट जो है वो असम के अंदर प्रेजेंट है, वो यहां पे प्रेजेंट है। देखिए ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं ना, दिस इज एक्चुअली कामरूप, और ये वाला पार्ट देखिए दिस इज कामरूप। ठीक है, इस कामरूप का ये पार्ट हुआ करता था लांगपी पहले, लेकिन क्या होता है 1947 के बाद इस पर्टिकुलर चीज को रीऑर्गेनाइज किया जाता है, और ये गारो हिल्स और मेघालय जो है वो मतलब बेसिकली गारो हिल्स जो था पूरा का पूरा वो मेघालय के अंदर आता है। मेघालय के अंदर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं, आपको उसको सिंपली ध्यान रखना है। आपको आई होप आपको पता ही होगा, गारो, खासी एंड जैंतिया। तो जी के मतलब के आइडिया से आप इसको याद कर सकते हैं। गारो, खासी एंड जैंतिया ये तीनों हिल्स हैं बेसिकली जो मेघालय के अंदर प्रेजेंट है, और ये हिल्स के जो नेम है वो बेसिकली गारो एक टाइप के ट्राइब्स है, खासी ट्राइब्स है, और जो गारो, खासी एंड जैंतिया भी एक टाइप के ट्राइब्स हैं। तीनों ही ट्राइब्स हैं, ट्राइब्स के नाम पे हिल्स हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है गारो ट्राइब्स, खासी ट्राइब्स, जैंतिया ट्राइब्स, ये तीनों मेघालय के अंदर प्रेजेंट है। गारो हिल्स, खासी हिल्स एंड जैंतिया हिल्स तीनों ही मेघालय के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसी देखिए इसी गारो हिल्स के साथ ही जो लांगपी का वाला जो पार्ट था ना, वो भी यहां पर कामरूप से यहां पर वो हो गया, कट हो गया, और ये मेघालय के अंदर आ गया। और इसी के कारण असम जो है इसने अपना जो डिस्प्यूट था इस चीज को लगातार इंक्रीज कर दिया, बिकॉज असम ये बोलता है कि देखिए सेम यहीं पर मिकिर हिल्स प्रेजेंट है असम के अंदर, तो असम बोलता है कि ये मिकिर हिल्स का पार्ट है, बट मेघालय बोलता है कि ये गारो हिल्स का पार्ट है। ठीक है, मेघालय ने बोला है कि ये चीज मिकिर हिल्स का बिल्कुल भी पार्ट नहीं है। ठीक है, इसी चीज के कारण जो प्रॉब्लम है यहां पर ये लगातार ज्यादा इंक्रीज हो गई है। ठीक है, अब देखिए या आई होप आप ये चीज समझ गए। देखिए इस पार्ट में यहां पर प्रेजेंट है, यहां पर गारो है, फिर खासी है, फिर जैंतिया है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि वेस्टर्न टू ईस्टर्न साइड में वैसे ही गारो, खासी, जैंतिया, यही इसका नॉर्मल ऑर्डर भी है। अब देखिए असम और मेघालय ने इस चीज को सॉल्व करने के लिए बहुत सारी बॉर्डर डिस्प्यूट सेटलिंग कमिटीज जो बनाई है, ताकि इस पर्टिकुलर चीज को जल्दी जल्दी सॉल्व किया जाए। तो एक कमिटी असम ने बनाई है और एक कमिटी मेघालय ने बनाई है, इसलिए टोटल 2 रीजनल कमिटीज बन जाती है। ठीक है, और दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम इसको फेज मैनर में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और जब भी हम इस पर्टिकुलर लांगपी जो प्लेस है उस लांगपी के बॉर्डर को जब हम डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगे, टोटल हम 5 एस्पेक्ट्स को यहां पर ध्यान में रखेंगे। पहला हम देखेंगे जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स था उसके हिसाब से हम ध्यान रखेंगे। असम यहां पर बोलता है कि अगर आप हिस्टोरिकल देखेंगे तो ये चीज हमारा है। सेकंड एथनिसिटी, बट अगर आप एथनिसिटी के फॉर्म में देखेंगे तो यहां पर कहीं ना कहीं खासी ट्राइब जो है वो रहती है, और खासी ट्राइब कहां की है, वो मेघालय की है। तो मेघालय बोलता है कि अगर आप इसको अगर एथनिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये हमारा है। थर्ड, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के फॉर्म में देखेंगे तो वो मेघालय के साइड में, तो मेघालय के साइड में असम को यहां पर पूरी की पूरी यहां पर पहाड़ पार करके इस तरफ आना पड़ेगा। ठीक है, बट ये मेघालय के अंदर ये पूरा जो माउंटेन है पूरा मेघालय के अंदर प्रेजेंट है। फोर्थ इज द मूड एंड सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल। ठीक है, ये वाला देखिए आपको ध्यान रखना है, मूड एंड सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल। एंड फाइनली इज कॉन्टिग्यूटी ऑफ द लैंड, की जो लैंड है वो किस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर आती है। तो ये 5 वो फैक्टर्स है जिसके बेसिस पे इसको मतलब डिसाइड करना है कि ये जो लांगपी वाला रीजन है वो किसके साइड जाएगा, मतलब जब ये डिसाइड होगा तो। ठीक है, अब तो टोटल 6 साइड्स को यहां पर कंसीडर किया गया था कि पहले फेज के अंदर इन 6 साइड्स का प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ताराबारी हो गया, गिजांग, हाहिम, बकलापारा, ठीक है, ये पिलिंगकाटा जो है, राताचेरा है, ये सारे के सारे पार्ट्स को यहां पर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की थी। ठीक है, आपको सारे याद नहीं रखने हैं, बट अगर आप इस चीज को अगर 3-4 बार आप रिवाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको चीजें कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर आ जाएगी, बैक ऑफ द माइंड आ जाएगी। आपको बेसिकली देखो मैप पॉइंटिंग आपको इतना रखना है आपको कि यहाँ पर गिजांग देखिए यहाँ पर है। ठीक है, अगर आप खानापारा देखें वो कहीं यहाँ पर साउथ के अंदर प्रेजेंट है, राताचेरी देखिए यहाँ पर प्रेजेंट है, तो आपको ऑटोमेटिकली चीजें समझ आनी स्टार्ट हो जाएंगी अगर आप इसको 2-3 बार देखेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको यहाँ पर सिंपली क्या करना है, सिंपली एक पेज लेना है और फिर मेघालय का बनाना है, उसके बगल में सिंपली पॉइंट करके आप लिखना है गिजांग, सिंपली यहां लिखना है हाहिम, ऐसे करके आप सिंपली 2 से 3 बार लिखेंगे और उसको 2-3 बार उसको पढ़ेंगे, अपने सामने रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको सारी के सारे जो ट्राइब्स है, सारे के सारे प्लेसेस है वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब देखिए हम कुछ एरियाज को यहां पर मैप के लिए ध्यान रखते हैं कि असम के साइड में कौन कौन से डिस्प्यूटेड लैंड है और मेघालय के साइड में कौन कौन से डिस्प्यूटेड लैंड है। तो पहले हम देखते हैं मेघालय के साइड में कौन कौन से। देखिए जितने भी खासी वाले हिल्स हैं, वेस्ट खासी हिल्स जो कि डिस्प्यूटेड लैंड है बट वो मेघालय के साइड में, तो देखो गारो खासी जैंतिया तो आपको याद ही कर लेना बिल्कुल कि ये तीनों मेघालय के साइड में ही है। तो वेस्ट खासी हिल्स, ठीक है, और ईस्ट जैंतिया हिल्स, ये तो आई होप आपको इजीली याद हो जाएगा कि मेघालय के अंदर है। थर्ड आपको जो ध्यान रखना है वो है री भोई डिस्ट्रिक्ट। री भोई जो है ये मेघालय के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखिए असम के अंदर कौन कौन से प्रेजेंट है। कचर, ठीक है, कचर, कामरूप, जैसा हमने बात की कामरूप अभी असम के अंदर प्रेजेंट है, और कामरूप रूरल। तो कामरूप मेट्रो यानी कि कामरूप एक टाइप का अर्बन एरिया है और कामरूप रूरल एरिया है। तो आपको कचर और कामरूप ये दोनों एरियाज ध्यान रखने हैं जो कि असम के अंदर प्रेजेंट है, और बाकी यानी कि खासी, जैंतिया और री भोई जो तीनों ये तीनों मेघालय के अंदर प्रेजेंट है। आई होप आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक प्रॉपर्ली मैप पॉइंट ऑफ व्यू से और जो भी इसका डिस्प्यूट था वो प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। यहाँ पर देखिए लिंक पा को आपको बिल्कुल भूलना नहीं है, लिंक पा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिंक पा आपको यूपीएससी के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा सकता है कि लिंक पा जो टर्म है वो किस 2 एरियाज के बीच में डिस्प्यूटेड है। ठीक है, वहां पे आपको अरुणाचल असम का ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, या फिर मेघालय या जो असम है उसके बीच का प्रॉब्लम है, या फिर त्रिपुरा जो है उसके साथ यहाँ पर किसका डिस्प्यूट है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा सकता है। ठीक है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होगा, आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू टॉक अबाउट इज कि जो कोविड-19 जो बच्चों के अंदर होता है उसके लिए कुछ गाइडलाइंस को चेंज किया गया मिनिस्टर ऑफ हेल्थ के द्वारा। हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए
सबसे पहले तो ये बोला है कि जो एंटीवायरल्स होते हैं, देखिए अगर आपको कोई बैक्टीरियल डिजीज होता है तो उसके अगेंस्ट जो आप दवाई खाते हैं दैट इज एंटीबायोटिक्स। इसी तरीके से अगर आपको कोई भी वायरल डिजीज होता है ना उसके अगेंस्ट जो आप दवाई खाते हैं दैट इज कॉल्ड एज एंटीवायरल। और कोविड जो है टाइप का वायरल डिजीज है, इसलिए इसके अगेंस्ट जो हम दवाई खाते हैं उसे एंटीवायरल बोला जाता है। सेकंड, या तो एंटीवायरल, इसी को आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बन सकती है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का सीधा सा मतलब है ऐसी एंटीबॉडीज जो कि एक सेल से बनाई गई है, ठीक है। आपको बस इतना ध्यान रखना है। तो किसी भी टाइप के एंटीवायरल्स या फिर किसी भी टाइप की मोनो जो एंटीबॉडीज है उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। बच्चों के लिए बोला है कि दिस इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। जितनी मर्जी सिवियरिटी बढ़ जाए, भले ही सिवियरिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज क्यों ना हो जाए, आप बच्चों के अंदर ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज नहीं देंगे, बिकॉज इससे क्या हो रहा है, बच्चों को डायरेक्टली हार्म हो रहा है, ठीक है। इसलिए आप उन बच्चों को कम से कम 18 साल के जो कम वाले बच्चे हैं उनको आप ये चीज बिल्कुल भी नहीं देंगे, ऐसी एंटीवायरल की दवाई आप नहीं देंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों के अंदर एक टाइप की डिजीज आ रही है यहाँ पर कोविड के कारण, दैट इज कॉल्ड एज मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। सबसे पहले समझते हैं कि एमआईएस है क्या। देखिए मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम है क्या, ये बेसिकली बच्चे और एडल्ट दोनों को हो सकता है, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि जो बच्चे हैं उनको हो रहा है, ठीक है। ये बहुत ही रेयर डिजीज है, लेकिन बहुत ही सीरियस कंडीशन है जहां पर क्या होता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसके अंदर स्वेलिंग आनी स्टार्ट होती है, वो इन्फ्लेमेशन मतलब वहां पे आता है, वो फूलना स्टार्ट होता है। जैसे कि हार्ट हो गया हमारा, लंग्स, किडनीज, ब्रेन, स्किन, आईज, या फिर जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ऑर्गन्स हमारे इंटेस्टाइन्स हो गया, स्टमक हो गया, उन सब के अंदर हमारी बॉडी के अंदर ही क्या होता है, वो पर्टिकुलर चीज ऑटोमेटिकली स्वेलिंग होने लगती है, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन लगता है। दिस इज कॉल्ड एज मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। आई होप आपको नाम से पता चल रहा होगा, ठीक है। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है ऑटोमेटिकली किसी के अंदर सूजन आ जाना, ठीक है। अब देखिए बोला गया है कि जब भी एमआईएस नाम की बीमारी बच्चों के अंदर आएगी तो पहली बात तो आप उसको बहुत ही कॉशन के साथ करेंगे, और उस पर्सन को क्या होगा, मतलब क्या उसको आइसोलेट किया गया फिर नहीं किया गया, उसका एक प्रॉपर आपको ध्यान रखने के बाद ही कोविड-19 की एंटीबॉडीज उस पर्टिकुलर बच्चे को दी जाएगी, ठीक है। थर्ड चीज जो बोला गया है, जो स्टेरॉइड्स होती हैं, स्टेरॉइड्स आपको पहली बात तो बच्चों को बहुत ही कम देना है, ना ही देना है, ठीक है। बट अगर आप देते भी हैं तो उनको जो स्टेरॉइड्स देना है वो 10 से 14 दिनों के बीच में देना है। अगर आप पहले दिन मतलब पहले दिन फर्स्ट डे आपने जितना भी उनको डोज दिया है स्टेरॉइड्स का, और अगले दिन जो आप डोज देंगे वो लगातार आपको रिड्यूस करते जाना है, ठीक है। इसे कहते हैं टेपर्ड ओवर। टेपरिंग करना मतलब कि धीरे धीरे उसका डोज को कम कर देना, सेम टाइप के डोज प्रोवाइड नहीं करना। क्यों? बिकॉज देखिए स्टेरॉइड्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा हार्म करते हैं, हमारे इंटेस्टाइन को, हमारे लिवर्स को डायरेक्टली अफेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, और बच्चों की लिवर जो होती है उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, ठीक है। इसी चीज के लिए यहाँ पर स्टेरॉइड्स को प्रॉपरली रेगुलेटेड वे में यूज करने को बोला गया। देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से मना नहीं किया, आपको ध्यान रखना है। एंटीक्लोनल जो मोनोबॉडीज है उसको पूरी तरीके से मना किया गया है कि आपको उसको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, बट यहाँ पर स्टेरॉइड्स को पूरी तरीके से मना नहीं किया गया है। बोला गया है कि सिचुएशन अगर बहुत ज्यादा सीरियस होगी तो आप उसे दे सकते हैं, बट उसे टेपरिंग करके देनी है, मतलब 10 से 14 दिनों में देना है, मतलब 2 हफ्तों में देना है, और धीरे धीरे उसका डोज कम करते जाना है। अब देखो इसके अलावा बोला गया है कि जितने भी ये गाइडलाइंस है वो ये भी बोलता है कि जो एंटीकोगुलेंट्स होते हैं, ये क्या होते हैं पहले देखिए, ये ऐसे टाइप के मेडिसिन होते हैं जो कि ब्लड क्लॉट्स को रोकते हैं हमारी बॉडी के अंदर। और आई होप आपने ये चीज सुना होगा कि कोविड के कारण यहाँ पर बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे थे जहां पे बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग हो रही थी। मतलब जहां पर देखिए ब्लड क्लॉटिंग बेसिकली होती क्या है, ब्लड क्लॉटिंग का सीधा सा मतलब मान लीजिए आपके हाथ या पैर में कहीं पर भी अगर चोट लग जाती है तो चोट लगने के कारण देखिए जो ब्लड आता है ना, उस ब्लड को कुछ दिनों के बाद आप देखिए वो ब्लड ऑटोमेटिकली रुक जाता है। वो रुकने का रीजन ये होता है बिकॉज जो हमारी बॉडी होती है, बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स नाम की चीज होती है। जो प्लेटलेट्स होती है ना वो ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर पोर्शन पे क्या करती है, क्लॉटिंग कर देती है, मतलब एक लेयर बना देती है ताकि वो खून ज्यादा से ज्यादा बाहर ना निकले, ठीक है। इसी चीज को कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग, और इसी चीज की दवाई होती है, मतलब हमारे बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग ना हो उसकी दवाई होती है एंटीकोगुलेंट्स, ठीक है। अब देखिए कोविड के अंदर देखा गया था कि बिना किसी चोट लगे ही ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग मतलब स्टार्ट हो जा रही है। इससे क्या हो रहा है कि एक जगह पर खून जमना स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है। उसके कारण प्रॉब्लम यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। तो अगर किसी भी बच्चे को इस टाइप की बीमारी होती है, इस टाइप का डिजीज, इस टाइप के सिम्टम्स होते हैं, तो वहां पर क्या करना है, बच्चों को एंटीकोगुलेंट्स देने हैं, लेकिन उसको रूटीनली नहीं देने हैं, ठीक है। अगेन देखिए ओवरऑल आपको ये समझना है कि बच्चे जो है उनको बोला गया है कि बहुत ज्यादा आपको डिजीज नहीं देना है, सॉरी बहुत सारे मेडिसिन नहीं देने हैं, स्टेरॉइड्स का बर्डन उनके ऊपर इंक्रीज नहीं करना है। किसी भी टाइप के जो ऐसी टाइप की मतलब मेडिसिन है जैसे जैसे वो एंटीक्लोनल बॉडीज हैं, ठीक है, फिर स्टेरॉइड्स हो गए, ये एंटीकोगुलेंट्स हो गए, इनको आपको बहुत ही कम देना है, प्लस प्रॉपर्ली इवैल्यूएट करने के बाद देना है, रेगुलेट करने के बाद देना है। आप नॉर्मल केसेस में इसको मत दीजिए। इसके अलावा बोला गया है कोविड-19 जब खत्म हो जाएगा, मतलब एक पर्सन जब बिल्कुल सही हो जाएगा, बच्चा जब बिल्कुल सही हो जाएगा, उसके बाद उसका केयरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे बच्चे जिनको सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, मतलब केयरिंग के बाद उनको आप प्रॉपर रूटीन चाइल्ड केयर जो सर्विसेज वगैरह होती है, जैसे कि उसको प्रॉपर खाना पीना खिलाइए, एक प्रॉपर साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कीजिए। बट अगर किसी बच्चे को यहाँ पर कहीं ना कहीं मॉडरेट मतलब कोई ना कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, फिर सीवियर सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उसके पेरेंट्स को, जो केयर गिवर्स उनके साथ हैं, उनको पहली बात तो प्रॉपर काउंसलिंग देनी है कि किस तरीके से बच्चे को संभालना है, और किसी भी टाइप की अगर प्रॉब्लम होती है तो बच्चे को वापस आपको हॉस्पिटल फैसिलिटीज के अंदर लेकर आना है, ठीक है। इस चीज के बारे में गाइडलाइंस भी मतलब आई हुई है। इसके अलावा बच्चों को यह भी बोला गया है कि किसी भी टाइप का अगर स्पेसिफिक डिसफंक्शन होता है तो उसको
प्रॉपर अप्रोप्रिएटली केयर किया जाएगा, हॉस्पिटल के अंदर ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसके अलावा बोला गया है कि किसी भी टाइप का सेल्फ मेडिकेशन को पूरी तरीके से अवॉइड करना है, स्पेशली स्टेरॉइड्स को तो आपको खुद से खाना ही नहीं है, मतलब बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को आपको ऐसा नहीं करना है कि बाहर से आपने स्टेरॉइड खा और बच्चों को खिलाना स्टार्ट कर दिया, दिस इज नॉट गुड एट ऑल। इसको पूरी तरीके से अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज स्टेरॉइड्स जो है पहली बात तो बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं बॉडी के अंदर, और सेकंड चीज अगर असिम्प्टोमेटिक केस है, फिर बहुत ही माइल्ड केस है, वहां पर अगर आप स्टेरॉइड खिलाएंगे तो हमारी बॉडी को हार्मफुल जो हार्म है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, मतलब बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। स्टेरॉइड्स यहां पर सिर्फ तभी काम होगा जब पहली बात तो वो पर्सन हॉस्पिटलाइज है, यानी कि बच्चा जो है वो हॉस्पिटल के अंदर मतलब एडमिटेड है, और अगर डॉक्टर समझते हैं सही से तो उसको दे सकते हैं एट द राइट टाइम, इन द राइट डोज एंड इन द राइट ड्यूरेशन, तभी उसको स्टेरॉइड दिया जा सकता है, नहीं तो स्टेरॉइड बच्चों को नहीं देना है, ठीक है। और स्पेशली ऐसा बोला गया, डॉक्टर्स को भी बोला गया कि पहले 3 से 5 दिनों के अंदर आप बच्चों को स्टेरॉइड्स नहीं देंगे, बिकॉज वो वायरल शेडिंग को इंक्रीज कर देते हैं, मतलब कि वो उस बच्चे को एज अ कैरियर इंक्रीज करते हैं, मतलब एज कैरियर काम करता है बच्चा, ठीक है, इसी चीज के लिए उनको नहीं दिया जाएगा। अभी गाइडलाइन जो है उसको रिव्यू किया गया रिसेंटली बिकॉज ऑफ ओमिक्रॉन वेरिएंट। अभी जो गाइडलाइंस अभी तक जो चल रही थी वो डेल्टा वेरिएंट के लिए थी, अभी जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसके कारण इस पर्टिकुलर गाइडलाइन को बच्चों के लिए चेंज किया गया है, ठीक है। अभी तक जो हमारे पास जो भी डेटा है वो ये शो करता है कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो काफी ज्यादा सिवियर है, बट इसके बावजूद वी नीड टू बी केयरफुल, हमें प्रॉपर्ली एक संभालने की जरूरत है। जो गाइडलाइंस है बहुत ही डायनामिक भी है, इसका मतलब क्या है कि किसी भी टाइप का अगर नया एविडेंस आता है, किसी भी टाइप की न्यू प्रॉब्लम्स होती है, तो यहाँ पर इन गाइडलाइंस को रिव्यू करके अपडेट किया जा सकता है, ठीक है। और ये चीज सबसे अच्छा होता है किसी भी लॉ के अंदर कि उसको हमेशा डायनामिक रखना चाहिए, किसी भी लॉ को आपको यहाँ पर कभी भी स्ट्रिक्ट नहीं बनाना चाहिए, ठीक है, ताकि आप जब चाहो उस पर्टिकुलर लॉ को यहाँ पर आसानी से चेंज कर सको। सो दिस इज व्हाट दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज टॉकिंग अबाउट। आई होप आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। आज के कुछ क्वेश्चन है जिसे आप रिवीजन फॉर्मेट के लिए ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में आंसर कर सकते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि ओबीसी हैज बीन गिवन 15% रिजर्वेशन इन ऑल इंडिया जो वो है ऑल इंडिया कोटा इन नीट। Second question is youngest population share in COVID-19 cases in 2021 has rose to more than 20% due to Omicron. Third is Meghalaya was given statehood in 1972. Fourth is Ribhoi district is located in Assam. Fifth is use of monoclonal antibodies have not been allowed in below 18 population even in very severe cases. ये कुछ क्वेश्चन है जिससे आपको ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में वो करना है, आंसर करना है। जो कल के क्वेश्चन थे वो हमने लिए नहीं थे, तो अभी हमारे पास कोई भी क्वेश्चन डिस्कस करने को नहीं है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ यू लाइक्ड इट प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।